दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज पॉलिटिकल गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे कि संघवाद यानी फेडरलिज्म क्या है। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है एवं BA, MA एवं नेट UGC वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संघवाद यानी संघवाद सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें देश की शक्ति को केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संविधान के जरिए बांटा जाता है। संघवाद एक तरह दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती है। संघवाद के बारे में कुछ तथ्य हैं दोस्तों, देखिए। पहला है, संघवाद में नागरिक संघीय राज्य और स्थानीय कानूनों के अधीन रहते हैं। दूसरा है, संघवाद में सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं, यानी सरकार 2 स्तरों पर काम करती है। तीसरा है दोस्तों, संघवाद में सरकार के सभी स्तर एक दूसरे से कुछ हद तक आज़ाद रहते हैं। चौथा है दोस्तों, संघवाद में विवादों और संघर्षों को सुलझाने के लिए संवाद और परामर्श पर जोर दिया जाता है। यानी जो 2 स्तर की सरकार होती है उनके बीच जो भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत ही संवाद और परामर्श पर जोर दिया जाता है, बहुत ही डीपली सोचा जाता है। पांचवा है दोस्तों, भारत में संघवाद की वजह से क्षेत्र और आज़ादी के हिसाब से बड़े और विविध देश में संघवाद शासन व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। यानी जो भारत ने संघवाद व्यवस्था है उसको अपनाया है, वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपनाया है। अगला है, भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत है जो राज्यों से मिलकर एक संघ बना है, वो कभी भी किसी भी राज्य इस भारत से अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में राज्यों ने मिलकर एक संघ तो बनाया है, लेकिन उनके बीच में यह समझौता हुआ है कि वह उनमें से कोई भी राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकता है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शासन के साथ साथ एकात्मक शासन के कुछ लक्षण भी शामिल है। अगला है, संघवाद अपने मूल में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार को दोहरी मशीनरी काम करती है। यानी संघवाद अपने आप में ही ना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 पहलुओं में काम किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, संघवाद की संरचना कैसी है, यानी कौन कौन से तत्व इससे जुड़े हुए हैं। पहला है, सरकार के हर स्तर का अपना क्षेत्राधिकार होता है जो कानून, कराधान और प्रशासन से जुड़ा होता है। यानी सरकार के जो जितने भी स्तर हैं उनका अपना एक अलग ही क्षेत्राधिकार होता है जो कि कानूनों से जुड़ा होता है, प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है, सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी होती है। तीसरा है, संविधान में बदलाव के लिए सरकार के सभी स्तरों की सहमति जरूरी होती है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी भी हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है तो ये नहीं है कि सरकार अकेले ही उसको कर लेगी। इसमें सरकार के जितने भी स्तर होते हैं, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी स्तरों की सहमति भी जरूरी होती है उस चीज़ में। जैसे कि किसी नए राज्य का निर्माण करना या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य को मर्ज करना यानी मिलाना, या किसी भी हिस्से को किसी दूसरे देश को देना, या फिर सीमा निर्धारण, इन सभी में सरकार के सभी स्तरों की सहमति जरूरी होती है। अगला है, सरकार के हर स्तर के राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट उल्लेख होता है जिससे वित्तीय आज़ादी सुनिश्चित होती है। अगला है, संविधान और सरकार के अलग अलग स्तरों की शक्तियों को
समझने में न्यायालय की अहम भूमिका है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सरकार के जो भी स्तर हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। अगर उनमें थोड़ी भी ऊंच नीच होती है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन शक्तियों का बंटवारा बहुत ही अच्छी तरीके से कर देता है संविधान के अनुसार। तो यहाँ पर जो न्यायालय की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद की गारंटी दी जाती है। यानी जो हमारा जो भारत का संविधान है इसमें संघवाद की गारंटी इसलिए दी जाती है क्योंकि यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे जो राज्य हैं जो भारत में मिले हैं, भारत को एक नई पहचान दी है आज़ादी के बाद, तो ये कोई समझौता नहीं है, किसी भी राज्य ने समझौता नहीं किया है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो यही कहता है ये पॉइंट कि भारत संविधान में संघवाद की गारंटी है, वो गारंटी देता है इस चीज़ की। अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसमें इन अनुसूचियों में राज्य एवं केंद्र के बीच जितनी भी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो राज्य के हैं, कौन कौन से अधिकार जो केंद्र के हैं, उन सभी का बंटवारा इनके अंदर किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 में केंद्र व राज्य सरकार की विधायी शक्तियों का जिक्र किया गया है। अगला है, भारत में संघवाद को स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के तौर पर देखा जा सकता है। अगला है, संघवाद में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार केंद्र और राज्यों के बीच बंटे होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। भारतीय राजनीति में उभरी गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण ये दल केंद्र सरकार पर निरंतर क्षेत्रीय हितों की पूर्ति करने का दबाव डालते रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति केंद्र व राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के रूप में भी हुई है। इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, केंद्र व राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का अभाव। इसमें देखिए दोस्तों, लिखा है कि अनेक राज्यों में विपक्षी दलों एवं क्षेत्रीय दलों की सरकारें कार्यरत हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र व राज्य सरकारों में वह सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है जो एक दूसरी प्रभुत्व के दौरान देखने को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का सख्त विरोध हुआ है। यानी इसमें कह रहा है कि संविधान का सबसे अधिक विवादास्पद अनुच्छेद 356 है, जिसमें राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। यानी कि जो अनुच्छेद 356 है ये बहुत ही विवादित रहा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका। 1989 से लेकर आज तक केंद्र व राज्यों दोनों जगह क्षेत्रीय दलों के सत्ता में होने से संघीय व्यवस्था के स्वरूप एक नया आयाम जुड़ा है। यानी 1989 से लेकर आज तक के जो केंद्र व राज्यों दोनों की जो जगह है और क्षेत्रीय दल है उनमें सत्ता में संघीय व्यवस्था के स्वरूप में एक नया आयाम ही उत्पन्न हुआ है। प्रधानमंत्री की स्थिति में गिरावट। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता, ममता बनर्जी, ओम प्रकाश चौटाला व मायावती के सामने झुकना पड़ा था। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, राज्यों के लिए अधिक राजस्व की मांग। इसमें कहते हैं कि केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़े गए इन अनुदानों के विषय में राज्यों को, विशेषकर उन राज्यों को जहां विरोधी दलों की सरकारें होती हैं, कि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देते समय पक्षपात करती है। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है
वो राज्यों को जो अनुदान देती है, यानी विपक्ष की जो सरकार होती है राज्यों में, उनको अनुदान या राजस्व देती है, उनमें पक्षपात करती है। ऐसी स्थिति में राज्य अपने राजस्व बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। तो उस पक्षपात के चलते जो राज्य हैं जिनमें विरोधी सरकारें हैं, विरोधी दल हैं, वो अपने राजस्व बढ़ाने की मांग को लेकर हमेशा प्रचार प्रसार करते रहते हैं या फिर मुद्दे उठाते रहते हैं। अगला है भारतीय संघ में नए राज्यों की स्थापना की मांग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होता रहा है। आपने देखा होगा कि अक्सर किसी क्षेत्र विशेष में जो बहुत ही बड़ा है उसमें किसी अलग ही भाषा को बोला जाता है, जैसे कि मारवाड़ी, राजस्थानी या फिर गुजराती, मराठी। उसके अनुसार उस क्षेत्र को अलग राज्य का हिस्सा दे दिया जाता है, लेकिन वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। यानी कि छोटा मोटा क्षेत्र हो और उसमें कोई अलग ही भाषा बोली जाती हो और उसको बना दिया वही राज्य, ऐसा नहीं होता है। इसमें कहते हैं कि अब फिर से विभिन्न क्षेत्रों में यह मांग बुलंद आवाज में उठ रही है। देखा जाता है कि अब भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए जो मांगे हैं वो उठती रहती हैं। उनके क्षेत्रों को नए राज्यों का दर्जा दिया जाए, और वो कहती है कि जो हमारी मांग उठ रही है भाषा के आधार पर, उनको राज्यों का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग, एवं असम में बोडोलैंड की मांग, एवं उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग, एवं पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग। यानी कि जो राज्य हैं उनके कोई क्षेत्र हैं उसमें भाषा विशेष रूप से बोली जाती है, कोई बोली है जो प्रचलन में ज़्यादा है, वो क्षेत्र के निवासी अलग राज्य की मांग करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने इसमें समझा कि संघवाद यानी फेडरलिज्म क्या है एवं इसके प्रकार क्या क्या हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर अवश्य ही वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।